अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, वो भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब फिर से समझते हैं, मतलब कि उसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा बार बार कई स्टेप्स में यूज करेंगे जब तक कि हमारा आंसर नहीं आ जाता। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में से हमारा बड़ा डिजिट कौन है। 225 और 135 में जो हमारा बड़ा डिजिट है वो है 225। अब हमने बताया था जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है वो क्या होता है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग किसी भी नंबर को, सपोज कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर ए, उसको हम लोग बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते थे। अब यहाँ पे जो बड़ा नंबर है हमारा 225, इसको भी इसी तरीके लिख सकते हैं, तो 225 को भी हम लोग इसी तरीके लिख सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरा नंबर है बी, वो है हमारा 135, तो 135 इंटू क्यू मतलब कोई कोशेंट होगा, उसे हम लोग अभी फाइंड आउट कर लेंगे, प्लस आर कोई रिमाइंडर होगा। अब इसको हम लोग 225 को 135 से डिवाइड करके निकाल लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यू रखनी है। 135 और यहाँ 225। ये सिमिलरली उसी तरीके चलेगा जैसे हम लोगों ने डिवीजन मेथड से छोटे में एचसीएफ निकालना सीखा था, उसी तरीके यहाँ भी हम लोग करेंगे। ये 1 बार जाएगा 135, यहाँ बचेगा हमारा 90। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ मतलब ये प्रोसेस आगे फिर से जाएगी, लेकिन हमें हमारी वैल्यूज मिल गई। कोशेंट की वैल्यू है 1 और रिमाइंडर की वैल्यू है 90। यहाँ पे हम लोग फिल कर लेते हैं 1 और 90। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता तब तक हम लोगों को ये प्रोसेस बार बार करनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोबारा यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे और जो हमारा रिमाइंडर आया है उसे हम लोग डिवीजन मान लेंगे, और जो हमारा डिवीजन था पहले अब उसको हम लोग डिविजन मान लेंगे। अगले स्टेप अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब बार बार हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा रहे हैं, इसीलिए पूरी प्रोसेस को हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्टेप्स में बार बार यूक्लिड डिवीजन लेमा लग रहेंगे। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहां से देखते हैं, फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब इस बार 90 को डिवीजन मानेंगे और 135 को डिवीजन, तो 135 बड़ा हो गया यहाँ पे, 90 छोटा होगा, तो 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 इंटू कोई क्वोशिएंट होगा प्लस कोई रिमाइंडर होगा, तो उसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमने डिवीजन माना और इसको डिविडेंड, ये फिर से 1 टाइम में जाएगा, ये आ गया 45। अभी भी ये 0 रिमाइंडर नहीं आया, मतलब आगे हमें और भी करना पड़ेगा। हम देख लेते हैं, क्वोशिएंट की वैल्यू आई है हमारी यहाँ पे 1 और रिमाइंडर आया हमारा 45। एक स्टेप और हो गया, अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर से हम लोग लगाते हैं अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जब छोटे में एचसीएफ निकालना सीखा था तो हम लोगों ने यही सीखा था
जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए इसी तरीके हम लोग बार बार स्टेप्स रिपीट करते रहेंगे। और सेम वही चीज ये है, बस नाम चेंज हो गया है, यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया है, इस वजह से बार बार यहाँ पे हम लोग स्टेप्स सेम लगा रहे हैं एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। इस बार हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 90 जो है वो बड़ा है और 45 छोटा है। तो 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 इंटू कोई क्वोशंट होगा प्लस कोई रिमाइंडर होगा। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, इसको इस बार डिवीजन और इसको डिविजन। 45 टू जा 90, 2 टाइम्स में ये चला जाएगा और यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आया है वो 0 आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग रुक जाते थे और जो हमारा डिवीजन होता था वही हमारा एचसीएफ हो जाता था। तो यहाँ पे क्वोशंट की वैल्यू आई थी 2 और रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और जो हमारा आंसर आया है वो आया है 45। जो जिस डिवीजन की वैल्यू पे रिमाइंडर 0 आ जाता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। Here remainder is 0. Therefore, HCF of 135 and 225 is 45। सेम उसी तरीके हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है 196 एंड 38220। इन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कैसे? सेम वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा के, मतलब उसमें कई सारे स्टेप्स होंगे और हर स्टेप में बार बार यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमें यूज करना होगा। कब तक यूज करेंगे? जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसमें जो डिवीजर होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं 38220 जो है ये बड़ा है 196 है ये बड़ा बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या था कि अगर कोई दो इंटीजर हैं a और b तो हम a को क्या लिख सकते हैं bq प्लस r के फॉर्म में। यहाँ पे a हम इसे लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है और b हमारा ये है। तो 38220 को यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। a इक्वल टू bq, b मीन्स 196 इंटू कोई क्वोशंट होगा q प्लस रिमाइंडर होगा। अब क्वोशंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, डिवाइड करने से पता चलेगा। यहाँ हम लोग साइड में डिवाइड कर लेते हैं। वन 96 यहाँ 38220। ये सबसे पहले जाएगा हमारा 19 टू 38, वन टाइम ही जा पाएगा। 196 6 186 आ गया। अब आगे इसको करते हैं। ऊपर से हमने 2 कॉपी किया, फिर ये जाएगा लगभग हमारा 9 टाइम्स। 9 टाइम्स का चेक करके देख लेते हैं। ये चला जाएगा 9 टाइम्स पे 1764। ऊपर से 0 कॉपी कर लेते हैं। पहले हमने 2 कॉपी किया था, अब हम 0 कॉपी कर लेते हैं। 19 5 टाइम्स देखते हैं। 5 6 30, 5 9 45, 348,
549। यहाँ पे हमारा पहले स्टेप पे ये 0 आ गया रिमाइंडर, इसका मतलब इसका एचसीएफ कौन है, 196 ही है। तो 196 यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा 195, और जो रिमाइंडर आया वो 0। पहले स्टेप में हमारा आंसर रिमाइंडर 0 आ गया है, और यहाँ पे जो डिवीजर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ध्यान देना, डिवीजर को ही हम लोग एचसीएफ बोलेंगे, कोशेंट को नहीं बोलेंगे। क्लियर? रिमाइंडर इज 0, therefore HCF of 196 and 38220 is 196। इसी तरीके हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है कि उसमें एक स्टेप लगे, 2 स्टेप लगे, 3 स्टेप लगे, 4 स्टेप लगे। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक बार बार हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते रहेंगे। बार बार एक सीक्वेंस में यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगाने को ही हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some इंटीजर। हमें इस क्वेश्चन में शो करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो प्लस वो ऑड भी हो। ऑड मतलब उसका फैक्टर 2 ना हो। ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 2 नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं ऑड। अब हमें प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब उसका फैक्टर 2 नहीं है वैसा नंबर है, उसको हम 6q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 6q + 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही प्रूव करना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कोई पॉजिटिव इंटीजर a होता है, उसको हम लोग bq + r के फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा इंटीजर जो b होता है, यहाँ पे दूसरा इंटीजर की वैल्यू क्या है 6। तो सपोज लेट कर लेते हैं a b any, वो इंटीजर जिसे हमें प्रूफ करना है वो a है। a b any पॉजिटिव और इंटीजर, a वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जिसे हमें प्रूफ करना है। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो उसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिख सकते हैं, a = bq + r के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही होती है हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा, वेयर एक कंडीशन भी होती है, r जो होता है वो क्या होता है 0 से बड़ा होता है, 0 के इक्वल होता है, और b से छोटा होता है। अब यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो क्या है 2 लेनी है, सॉरी 6 लेनी है। यहाँ पे b की वैल्यू हमें 6 लेनी है। इससे हमारी जो a की वैल्यू हो जाएगी वो क्या आएगी अब 6q, a = 6q + r। r यहाँ पे हमारा रिमाइंडर है। अब देख लेते हैं कि जो रिमाइंडर है उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। रिमाइंडर की वैल्यू जो r की वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है या उससे बड़ी होगी, बट हमेशा b से छोटी होगी। यहाँ b हमारा क्या है 6 है, मतलब वो 6 से छोटी होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी। तो हमारी जो पॉसिबल वैल्यू आ गई r की, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ गई। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, तो रिमाइंडर हो सकता है 0 भी हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो। इतनी ही वैल्यू हो सकती है रिमाइंडर की। 6 नहीं होगी क्योंकि 6
डिवीजर के बराबर हो जाएगी, बट रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवीजर से छोटी होती है। यहाँ पे हमारी पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब हम लोग एक एक वैल्यू रख के यहाँ पे चेक करते हैं कि वो ऑड आता है या नहीं आता। सबसे पहले फॉर r इक्वल टू 1, जब हम रिमाइंडर की वैल्यू 1 लेंगे तब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6q प्लस 1। a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6q प्लस 1। यहाँ देखते हैं ऑड है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। हम देखेंगे कि हम यहाँ पे हमारा जो फैक्टर है इसका 2 आता है या नहीं। अगर इस नंबर का फैक्टर 2 होगा तो वो इवन होगा, अगर 2 फैक्टर नहीं आता तो ये ऑड होगा। अब हम 2 कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। फैक्टर कैसे पता करें, अगर दोनों से 2 कॉमन आ जाता है तो वो इवन है, नहीं तो वो ऑड है। 6 से तो हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, बट इससे हमारा 2 कॉमन नहीं आएगा। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो इससे हम 2 कॉमन नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये ऑड इंटीजर है। Therefore a equal to 6q plus 1 is positive odd integer। ये कैसा है, ऑड इंटीजर। इसी तरीके हम लोग फॉर अगर r की वैल्यू 2 रख के देखें, यहाँ पे r की वैल्यू अगर हम लोग 2 रख के देखते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6q प्लस 2। यहाँ पे हमारी a की वैल्यू आ गई 6q प्लस 2। अब ऑड इवन चेक कर लेते हैं, तो क्या 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है, क्या 2 पूरे नंबर का फैक्टर है। चेक करते हैं, अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं तो अंदर बच जाएगा 3q, 2 1 जा 3q प्लस 1। यहाँ पे हमारा 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है 6q प्लस 2 का। अब इसका कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, इवन नंबर है, इवन इंटीजर है, ये ऑड इंटीजर नहीं है। तो हम लोग a को 6q प्लस 2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि तब ये ऑड नहीं रहेगा, क्योंकि ये इवन हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टर 2 है। Therefore a equal to 6q plus 2 is not positive integer, positive odd integer। उसी के आगे हम लोग देखते हैं, हमने r की वैल्यू 2 तक लेके देख ली थी। अब लेते हैं फॉर r इक्वल टू 3। हमारा जो इंटीजर था पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो a था, तो a को हम लोग क्या लिख रहे थे 6q प्लस यहाँ पे 3। क्या यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 आएगा, 2 के टेबल में 6 तो आता है बट 3 नहीं आता, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन फैक्टर 2 नहीं निकाल सकते, मतलब हम इसे इवन नहीं प्रूव कर सकते। इस वजह से ये नंबर कैसा है, ऑड। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 नहीं है, इसकी वजह से ये ऑड है। तो here 2 is not a factor of a या फिर 6q plus 3। therefore a equal to 6q plus 3 is positive odd integer। फिर 3 तक हो गए, हम लेते हैं फॉर r इक्वल टू 4। अगर रिमाइंडर हम लोग 4 रखें तब a की वैल्यू आएगी 6q प्लस 4। यहाँ पे हमारा 2 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, 2 के टेबल में 6 भी आता है 4 भी आता है। Here 2 is a common factor of 6q plus 4। therefore a equal to
6q plus 4 is not, ये क्या है, एक इवन इंटीजर है, इज नॉट पॉजिटिव और इंटीजर। इसी तरीके हम लोग लास्ट वैल्यू जो है फॉर r इक्वल टू 5 रख के देख लेते हैं, तब a की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 6q प्लस 5। यहाँ पे 2 के टेबल में 6 तो आएगा बट 5 नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते, मतलब ये इवन इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये कैसा इंटीजर है, ये भी ऑड इंटीजर है। हियर 2 is not a factor of 6q plus 5, therefore a equal to 6q plus 5 is positive odd integer। तो हमने जितने भी रिमाइंडर हमारे आए हमने सारी वैल्यू रख के चेक कर ली। जब हमने डिवीजर 6 लिया तो उनमें से हमने पाया, क्या पाया कि 6q प्लस 1 के फॉर्म में जब रखते हैं तब a की वैल्यू कैसी हो जाती है, ऑड हो जाती है। 6q प्लस 3 के फॉर्म में रखते हैं तब a की वैल्यू ऑड हो जाती है। जब 6q प्लस 5 के फॉर्म में रखते हैं तो a की वैल्यू ऑड हो जाती है। बाकी सारी वैल्यूज रिमाइंडर की जब रखते हैं तो उसमें हम लोग इवन नंबर पाते हैं। तो यही चीज हमें शो करनी थी जो हमने कर दी। हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें बोला जा रहा है एन आर्मी कंटिंजेंट of 616 members to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यहाँ बोला जा रहा है कि एक आर्मी की फौज की छावनी है जिसमें 616 मेंबर्स हैं और उनको मार्च करना है लेफ्ट राइट लेफ्ट। किसके पीछे, एक बैंड भी है, बैंड में कितने मेंबर हैं, 32 मेंबर हैं और ये दोनों जो ग्रुप हैं ये परेड में जाएंगे। अब इस तरीके हमको इनके ग्रुप बनाने हैं कि दोनों ग्रुप में जो नंबर आए, जो सोल्जर्स के नंबर आए वो सेम आए। तो बताना है कि कितने कितने का हम लोग कॉलम बना सकते हैं, मतलब कितने कितने सोल्जर्स का कॉलम हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर, एक 616 है, एक 32 है। अब दोनों में हम लोगों को मैक्सिमम नंबर का ग्रुप बनाना है और दोनों में सेम नंबर ऑफ पर्सन्स आने चाहिए, सेम नंबर ऑफ सोल्जर्स आने चाहिए। तो सेम नंबर ऑफ सोल्जर आ रहे हैं, मतलब कि ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो इसका भी फैक्टर हो और इसका भी फैक्टर हो, मतलब उतने उतने नंबर का ग्रुप बनाए तो कुछ टाइम मल्टीप्लाई कराने के बाद वो 32 बन जाए और उसी के टेबल में हमारा 616 आ जाए। मतलब इसका और इसका हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए। इसका भी 32 का भी फैक्टर हो, 616 का भी फैक्टर, लेकिन कैसा हो, मैक्सिमम नंबर हो उसमें, मतलब कि हमें कॉमन फैक्टर चाहिए बट उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए या पॉसिबली हाईएस्ट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या बोल सकते हैं एचसीएफ। तो सबसे पहले हमें ये बात समझ में आ गई कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तभी हमारे पास वो कॉलम की नंबर आ पाएगी जिसमें वो मैक्सिमम नंबर में मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ columns in which they can march। ये बात हमें पता चल गई, क्या पता चल गई कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा जिसमें वो मार्च कर सकते हैं वो क्या होगा, वुड बी द, वो
HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा किसका किसका, ऑफ 616 एंड 32। तो यहाँ हमें ये बात पता चल गई कि हमें इनका HCF निकालना है 616 और 32 का। यहाँ HCF कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं जितने भी आपने आज तक सीखे हैं, बट इट्स बेटर कि हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करें, क्योंकि चैप्टर में उसका बताया गया है। चलिए लगाते हैं। यहाँ पे 616 जो है वो बड़ा है 32 से, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसे भी हम लोग उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। यहाँ पे 616 बड़ा है, इसे लिख सकते हैं 32 इंटू कुछ क्वोशंट होगा q प्लस कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा r। इसे यहाँ पे निकाल लेते हैं साइड में, 32 हो गया, यहाँ पे 616 हो गया। ये 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम में करते हैं 32 9 29। ऊपर से हम 6 कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे 296, 3 9 से 27, 9 बार में ट्राई करते हैं, 32 इंटू 9, 9 2 से 18, 1 9 3 से 27, 128, 288। यहाँ पे आ गया हमारा 8। तो यहाँ पे जो क्वोशंट की वैल्यू आई वो आई हमारी, नहीं सॉरी अभी ये और आगे जाएगा, नहीं जाएगा बस, नहीं 19। तो यहाँ पे क्वोशंट की वैल्यू आई हमारी वो आ गई 19, और जो हमारी रिमाइंडर की वैल्यू आई वो आई 8। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये प्रोसेस हमें दोबारा करनी पड़ेगी। यहाँ लिख सकते हैं रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक। और यहाँ पे अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसे हम लोग डिवीजर मान लेंगे और इसे हम लोग डिविडेंड मान लेंगे। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू क्वोशंट q प्लस कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा, 8 4 से 32, ये आ गया हमारा 0। तो क्वोशंट में क्या आया हमारा 4 और रिमाइंडर आया हमारा 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है, यहाँ पे एक चीज और लिखनी थी, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गए, जो हमारा इस टाइम डिवीजर होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। हियर जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है, देयरफॉर HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका जो HCF आया वो कितना आया है, 8 आया है। तो अब हम लास्ट में लिख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जिसमें वो मार्च कर सकते हैं वो क्या हो गई, 8 हो गई। हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच they can merge is 8। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, बेसिकली HCF निकालना था। ये बात हमें कैसे पता चली, क्योंकि हमें 32 और 616 के ऐसे कॉलम बनाने थे जिसमें मैक्सिमम नंबर आए और दोनों में सेम नंबर हो, दोनों ग्रुप में। हमने सेकेंड क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें प्रूव करना था कि किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग लिख सकते हैं 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म में। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है,
हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज तो करना है, बट हमें यहाँ पे शो करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं शो करना, हमें क्या शो करना है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m+1 के फॉर्म में होगा। हमें ये प्रूव करना है। और यहाँ जो m है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी कोई भी इंटीजर हो सकता है m। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसे। लेट कर लेते हैं a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान रखना हमें यहाँ पे a को नहीं प्रूव करना, हमें यहाँ a स्क्वायर प्रूव करना है, a का स्क्वायर। तो सपोज कर लेते हैं a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। और एक चीज और, b की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 3, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 यहाँ पे लाना है। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग a और b को कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू b हमने माना है 3q प्लस r आ जाएगा। ठीक, अब r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी, जो r होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और वो 3 से छोटा होगा। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या हो सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। 3 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है, डिवीजर है। अब एक एक वैल्यू हम लोग रख के देखते हैं। फॉर r इक्वल टू, r की वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3q प्लस 0, इसी को हम लोग 3q भी लिख सकते हैं, मतलब कि a इक्वल टू 3q। हमें यहाँ पे स्क्वायर दिखाना है, पॉजिटिव इंटीजर का क्या स्क्वायर दिखाना है, और अभी हमने क्या माना है, a को पॉजिटिव इंटीजर माना है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इसका स्क्वायर करने पे इधर हो जाएगा a स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर आ जाएगा। हमें यहाँ पे 3m या 3m+1 के फॉर्म में लाना है, बट ये तो नहीं अभी। तो क्या 3 यहाँ से फैक्टर निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर 3m के फॉर्म में लाना है, तो क्या यहाँ से ला सकते हैं, देखते हैं। तो हाँ, 3 के टेबल पे 9 आता है, 3 यहाँ कॉमन निकाला हमने, अंदर बचा 3 3 जा 9, 9 से जब 3 कॉमन निकाला तो एक 3 अंदर बच गया, तभी तो 3 3 जा 9 होगा, तो यहाँ हो गया 3q स्क्वायर। अब ये जो 3q स्क्वायर ये कोई इंटीजर ही होगा, तो a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3m लिख सकते हैं, जहां पे हमने 3q स्क्वायर को क्या मान लिया है, m मान लिया है, और ये भी कोई इंटीजर ही होगा। 3q स्क्वायर इक्वल टू m, ये इंटीजर है, सॉल्व करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। फिर हम लोग r की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। सॉरी 1, 0 हो गया, अब 1, a इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस 1। अब यहाँ भी हमें स्क्वायर चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ भी दोनों तरफ स्क्वायर करके देख लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर साइड हो जाएगा a स्क्वायर और उधर साइड हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर।
आगे देखते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जब ओपन होगा तो ये हो जाएगा, इसको हम सपोज करते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। अब यहाँ पे पूरे ब्रैकेट में स्क्वायर लगा है तो आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए को माना है 3q, तो 3q का स्क्वायर क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे लगा देंगे ए स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1, ये लगा देंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 और साथ में है q। ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया। अब हमें या तो 3m के फॉर्म में लिखना है या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं 3 कहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 के टेबल पे 9 आता है, 6 आता है, तो हम इन दोनों टर्म से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, बट इससे नहीं निकाल सकते। तो इसे हम लोग अलग कर देंगे। 3 यहाँ कॉमन लिए तो आ जाएगा 3 3 जा 9, तो ये 3q स्क्वायर बचा। अगर हम लोग इससे हमने कॉमन लिए तो 3q स्क्वायर बचा, इससे जब लेंगे तो बचेगा 3 2 जा 6 और q, और हमारा 1 बच गया जो 3 के टेबल में नहीं मिला। तो 3m के फॉर्म में, 3m प्लस 1 के फॉर्म में इसे शो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3m प्लस 1। यहाँ पे हमने इसे 3q स्क्वायर प्लस 2q, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई इंटीग्रल वैल्यू ही आएगी इसकी, इस वजह से इसको ले लेते हैं m। तो फिर m इक्वल टू क्या है हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ पे हमारे m की वैल्यू ये है। r की वैल्यू हमने 0 ले ली, r की वैल्यू हमने 1 ले ली। अब लास्ट वैल्यू जो आती है हमारी और r इक्वल टू 2। अब 2 लेके देखते हैं, तब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3q प्लस r थी, तो यहाँ हो जाएगी 3q प्लस 2। फिर वही बात, हमें यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसके स्क्वायर की वैल्यू। तो हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, a का स्क्वायर हो जाएगा इधर और उधर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ फिर से आइडेंटिटी लगेगी, इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। आप x प्लस वाई करके भी मान सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो जब खुलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 4 प्लस 2ab, 2 इंटू 3q हो जाएगा 2 इंटू 3q इंटू 2। तो ये हमारा आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 जा 6q और 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 12q। अब हमें या तो 3m या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही लिखना है। तो 3 के टेबल में क्या क्या है, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा। बट रिमाइंडर की वैल्यू जो है 4 वो 3 से ज्यादा है, यहाँ पे कहाँ पे डिवीजर से ज्यादा है। तो हम लोग इसको स्प्लिट कर लेंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं 12q प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1। इसको हमने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कॉमन जो 3 है इससे भी निकाला जा सकता है, इससे भी निकाला जा सकता है और इससे भी निकाला जा सकता है। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 कॉमन निकालने के बाद 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12
क्यूब प्लस 3 वन जा 3, यहाँ प्लस में 1 लग जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग इसे लिख सकते हैं, जगह नहीं है यहाँ ऊपर लिखना है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3m प्लस 1, जहाँ पे हमने m की वैल्यू क्या ली है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, जो ये भी क्या है एक इंटीग्रल वैल्यू। तो हमने प्रूव कर दिया, या तो हम 3m के फॉर्म में लिखेंगे या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। और अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या तो हम उसे 9m के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 9m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां m क्या होगा उसी तरीके पिछले क्वेश्चन की तरह कोई इंटीजर होगा। तो इसे भी सेम पिछले क्वेश्चन के तरीके ही करना है, बट पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर किया था, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है क्यूब करना है। चलिए देखते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है a है, ठीक। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग क्या लिख सकते हैं, को बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे b की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 9, बट अगर हमने b की वैल्यू 9 ली तो हमें जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर बनेगी वो कहाँ से बनेगी 0 से लेके 8 तक, मतलब कि टोटल हमें 9 केसेस बार बार रिमाइंडर के लेने पड़ेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बहुत ज़्यादा लंबा। तो क्या इसका कोई दूसरा ऑप्शन है? हाँ है। क्या है, अगर हम लोग b की वैल्यू 3 ले लें तब भी तो उसका क्यूब होने के बाद वो वैल्यू 9 से बड़ी हो जाएगी और हम लोग उससे 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तब हमें केवल 3 ही रिमाइंडर के केस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो 9 ले सकते हैं, चाहें तो 3 ले सकते हैं, दोनों केसेस में बात सही रहेगी, बट इट्स बेटर कि हम लोग वैल्यू 3 लें। और तो यहाँ क्या कर लेते हैं, b को क्या मान लेते हैं 3, तो a को क्या लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, b की वैल्यू यहाँ पे हमने 3 ली है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन अभी आप कहेंगे 9 क्यों नहीं लिया, 9 भी ले सकते हैं। क्यूब करने के बाद ये वैल्यू जो है हमें क्या चाहिए, a नहीं चाहिए, a का क्यूब चाहिए, तब 9 आना चाहिए। अभी a लिया है तो हम 3 ले सकते हैं, बाद में हम 9 भी बन जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q प्लस r, a की वैल्यू क्या आ गई 3q प्लस r। अब पॉसिबल वैल्यूज जो है r की क्या क्या आ जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या आ जाएंगी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। r की वैल्यू 3 से छोटी होगी पर 0 या 0 से बड़ी होगी, तो ये पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब एक केस ले लेते हैं फॉर r इक्वल टू 0। जब हमने 0 लिया तो क्या हो गया 3q प्लस 0, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 3q। अब हमने कहा था कि बाद में ये 9 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 9 हम कॉमन निकाल सकेंगे उससे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूब चाहिए हमें तो दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स।
यहाँ हो गया ए क्यूब और उधर ना 3 का क्यूब आएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और क्यूब का हो जाएगा क्यू क्यूब। अब हमें 9m के फॉर्म में या 9m + 1 या तो 9m + 8 के फॉर्म में लिखना है, मतलब हमें यहाँ से 9 कॉमन निकालना है। क्या 9 इसमें आ रहा है कॉमन फैक्टर? 9 के टेबल में आता है, हाँ आता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे 9, तो अंदर क्या बचेगा 9 3 जा 27 क्यू क्यूब। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब = 9m, वेयर यहाँ पे m क्या है, एक इंटीग्रल वैल्यू होगी 3q क्यूब की, ठीक। तो हमने 9m के फॉर्म में इसको शो कर दिया। फिर आगे आते हैं, और r = 1, r की वैल्यू 1 लेते हैं, तब क्या होता है a = हो जाएगा 3q + 1। यहाँ भी हमें इंटीजर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें उसके क्यूब की वैल्यू चाहिए। फिर से करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा a क्यूब और उधर हो जाएगा 3q + 1 का होल क्यूब। यहाँ पे a, अगर इसको a माने और इसको b माने, तो a + b का होल क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है वो हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। तो क्या होती है आइडेंटिटी? a क्यूब = आ जाएगा, और जो a क्यूब है वो आ जाएगा 3q का क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब इन ब्रैकेट 3q + 1। ये कहाँ से आ गया? ये हमारी आइडेंटिटी होती है या a + b का होल क्यूब की। तो उसमें होता है a क्यूब, इसका मैं क्यूब कर दिया, अगर हम इसको a माने तो इसका क्यूब हो गया, फिर इसको b माना तो b का क्यूब हो गया, फिर 3ab, 3 लिखा, ये a हो गया, ये b हो गया, इन ब्रैकेट a + b दोबारा लिखते, तो ये हमारा आइडेंटिटी लग गई। उसके बाद ये वैल्यू, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जो a क्यूब की वैल्यू निकल के आई, 3q का क्यूब हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यूब क्यूब। 1 का क्यूब आएगा 1, यहाँ 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 क्यूब × 1 9 क्यूब, तो यहाँ आ गया 9 क्यूब, ब्रैकेट के अंदर है 3q + 1। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 27q क्यूब + 1 प्लस 9 अंदर जाएगा तो हो जाएगा 27q² + 9q। अब हमें यहाँ पे 9 कॉमन निकालना है। 9 किस किस में आ रहा है, किस किस टर्म में 9 आ रहा है? 27q क्यूब में 9 कॉमन निकल आएगा, 27q² में 9 कॉमन निकल आएगा, और 9q में 9 कॉमन निकल आएगा। तो हमारी a क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 कॉमन निकालने के बाद 1 से 9 के टेबल में 1 नहीं आएगा, तो इसको लास्ट में रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 जा 27q क्यूब प्लस, इससे ले लेते हैं, इससे ले लेते हैं, इससे ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा 9 3 जा 27, यहाँ आ जाएगा q² प्लस यहाँ 9 मिल जाए 9 और q प्लस 1 बच गया हमारा। a क्यूब की वैल्यू क्या आ रही? 9, इसको पूरे को मान लेते हैं m + 1। यहाँ पे m क्या है? m जो आया पूरा सॉल्व करें तो कोई ना कोई इंटीजर होगा, तो इसकी वैल्यू है कि 3q³ + 3q² + 1q। अब हम लोग ले लेते हैं फॉर r = 2। अब r की वैल्यू 2 लेके देखते हैं क्या हो जाएगा। a = 3q + 2, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए?
क्यूब चाहिए, इंटीजर नहीं चाहिए, क्या चाहिए उसका, क्यूब चाहिए। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब क्यूब कर लेते हैं। इधर हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। यहाँ भी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, अगर a और b का होल क्यूब है, इसकी वैल्यू आ जाएगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। ठीक, यहाँ भी ये लगाएंगे a क्यूब मतलब 3 क्यूब का क्यूब प्लस दूसरा टर्म हमारा 2 उसका क्यूब प्लस 3 लिया 3 क्यूब 2 इन ब्रैकेट 3 क्यूब प्लस 2 a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब 3 3 9 3 27 क्यूब क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 3 9 9 2 18 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2, ये हो गया हमारा a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 8 प्लस ये अंदर गया तो हो गया 18 3 से 54 क्यूब प्लस 18 2 से 36 क्यूब, यहाँ क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर। अब कॉमन निकालने की बारी, हमें क्या कॉमन निकालना है, 9 कॉमन निकालते हैं तो इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। 8 से हम कॉमन नहीं निकाल सकते, 9 के टेबल में 8 नहीं आता। यहाँ हो जाएगा हमारा 3 क्यूब बचेगा, इससे 6 क्यू स्क्वायर बचेगा, इससे 4 क्यूब बचेगा प्लस 8 हमारा बाहर हो जाएगा। तो a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 9, इस पूरी वैल्यू को मान लेते हैं m क्या होगा, जब सॉल्व करेंगे तो कोई इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर की वैल्यू निकल के आएगी 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल टू क्या हो गया 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। तो यहाँ भी हमने फिर से शो कर दिया 9m प्लस 8 के फॉर्म में, एक बार हमने शो किया 9m प्लस 1 के फॉर्म में, और एक बार हमने शो किया 9m के फॉर्म में। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हमें इंटीजर की वैल्यू इस फॉर्म में नहीं लानी थी, हमें उसकी क्यूब की वैल्यू लानी थी। इस वजह से हमने यहाँ पे 3 ले लिया, क्योंकि 3 का हमें पता है क्यूब करेंगे तो वो 27 के आसपास जाएगा, जिससे हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं। एक बार हमने 9m शो कर दिया, एक बार 9m प्लस 1 शो कर दिया, एक बार हमने 9m प्लस 8 शो कर दिया। कैसे करके, क्यूब करके। पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r निकाली, r की क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं उन सबको रखा और क्यूब किया, फिर कॉमन निकालने के बाद हमें इस फॉर्म में लाना होता है।